1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि अपना चल रहा है ज्योग्राफी में भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। इसके लिए अपन पूरा डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का अंदर का जो भाग है किस रूप में है, कैसा है, ठोस है, द्रव है, किस तरीके का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वैज्ञानिक हुए हैं यानी कि जो खगोल शास्त्री हुए हैं उनके द्वारा जो अध्ययन किया गया है तो उसमें समानता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो समानता हमें देखने को मिली है उसका अपन यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जैसा कि अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर 3 तरीके से डिवाइड करेंगे, प्राकृतिक संसाधन और अप्राकृतिक संसाधन और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्राकृतिक में क्या आता है, नेचुरल रिसोर्स क्या आते हैं इनमें, ज्वालामुखी और भूकंप। इसके बाद देखा जाए अप्राकृतिक संसाधन में क्या देखेंगे अपन, घनत्व यानी कि डेंसिटी, तापमान यानी कि टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत दिए गए हैं, ग्राणु सिद्धांत और ज्वारीय सिद्धांत। इसमें देखते हैं, आपने देखा होगा कि पृथ्वी यानी कि प्राकृतिक संसाधन में अगर आपका देखा जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर से क्या क्या बाहर निकलता है। आपने देखा होगा गैस निकलती है, जैसे धूलकण राख के रूप में निकलते हैं, और क्या होता है उसके अंदर से लावा जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये लावा आप इसका एक ना एक प्रूफ ये है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में है और कहीं ना कहीं वह लिक्विड फॉर्म में भी है, क्योंकि लावा जो होता है नीचे से निकलता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी की सतह यानी कि उसके सरफेस पे आता है तो ये जम जाता है और यही लावा क्या करता है, चट्टान पर्वत पठार का निर्माण करता है। तो इससे पता चलता है। दूसरा अगर देखा जाए तो भूकंप में वही होता है, भूकंपीय जब तरंगें आपने देखा होगा, अभी भूकंप डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें अगर एक ओवरव्यू दूं तो इस तरीके से कि इसमें 3 प्रकार की तरंग होती हैं, यानी कि पी यानी कि प्राइमरी वेव्स, एस यानी कि सेकेंडरी वेव्स, एल यानी कि लॉ वेव्स। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए कि जो पी तरंग होती है ना वो पृथ्वी के मतलब लिक्विड यानी कि ठोस, गैस और द्रव तीनों अवस्थाओं से वो गुजर सकती है। ये तरंग जो होती है वो पृथ्वी के कोर तक पहुंच सकती है। इसके बाद अगर एस देखी जाए तो एस सिर्फ पृथ्वी की जो तरलीय अवस्था होती है उसी पर रहती है। और अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे हानिकारक एल वेव्स होती है, यानी कि जब ये अपने पर हावी होती है ना तो ये पूरी पृथ्वी का क्या कर देती है, उसको हिला देती है और भारी तबाही ये छा जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ होगी, उसके अंदर दबाव पड़ेगा, प्रेशर यानी कि बढ़ेगा, तभी तो ये स्थिति होती है। तो इससे भी पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं क्या तरल अवस्था में उसका जो भाग है, क्रॉड वाला भाग है, तो वो तरल अवस्था में है। ठीक है, इसके बाद अगर देखिए प्राकृतिक संसाधन में देखते हैं, इसमें डेंसिटी आपने देखा होगा, यहाँ पर आ जाते हैं। क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, ये ऊपरी भाग है, मेंटल यानी कि इसके बीच का भाग है, क्रॉड यानी कि इसका सबसे नीचे का भाग है। इसको भी अपन अभी डिटेल में देखते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं कि इसका जो डेंसिटी है कितना है। अगर पूरा पृथ्वी का ओवरऑल डेंसिटी पूछी जाए तो औसत यानी कि एवरेज जो डेंसिटी है वो कितनी है, अगर बात करें तो ये है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन अगर क्रस्ट की बात करें तो ये 2.67 से लेके 3.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर मेंटल के अंदर यानी कि पृथ्वी के और गहराई पॉइंट में जाते हैं, मेंटल में जाते हैं तो ये 3 से 7 हो जाता है, और अगर क्रॉड में जाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा यानी कि दाब बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरीके से समझना हो कि ये कोई व्यक्ति है, यानी कि आपने रोड पे देखा होगा जो रोलर होता है रोड बनाने वाला, वो क्या करता है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आप नहीं हटते हो तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर प्रेशर डालेगा तो आप क्या होगा, फैलोगे। फैलना यानी कि घनत्व होता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी, तो आप क्या हो जाओगे, रोड पर एकदम से फैल जाओगे। तो यही है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो पृथ्वी के अंदर डेंसिटी ही बढ़ती है। तो ये 2 चीज़ें ये हो गई। इसके बाद अगर टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर देखा जाए तो पृथ्वी का ये टेम्परेचर यानी कि 32 मीटर तक जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है। लेकिन अगर देखा जाए 10 किलोमीटर तक जाएंगे तो पृथ्वी के टेम्परेचर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होनी चाहिए। और अगर इसी प्रकार देखा जाए 40 किलोमीटर जाएंगे तो इसके टेम्परेचर में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए पृथ्वी के अंदर सिर्फ दाब, और जो दाब है
यानी कि प्रेशर है और डेंसिटी है, इसमें ही वृद्धि होती है, ये समानता देखने को मिलती है। इसके बाद इसके टेम्परेचर में समानता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पृथ्वी का जो बनावट है उसकी बनावट और उसकी अगर स्ट्रक्चर बोले उसके आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। इस कारण से टेम्परेचर कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होता है। ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसके बाद अगर पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि ग्रहणु सिद्धांत और ज्वालीय सिद्धांत की बात करें तो ये ग्रहणु सिद्धांत दिया गया कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, इसमें देखा गया है। तो इनके बीच में भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। इनने कहा ग्रहणु सिद्धांत यानी ग्रहणु सिद्धांत ने कहा क्या कहा कि जो हमारी पृथ्वी का क्रॉड है वो ठोस अवस्था में है, और ज्वालीय सिद्धांत ने कहा कि पृथ्वी का क्रॉड है वो तरल अवस्था में है। आप देखते ही होंगे, अभी पूरा डिटेल में बताएंगे कि इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर आउटर ये हो गया और इनर ये हो गया। तो इनर वाला भाग आपने देखा होगा ठोस अवस्था में रहता है, और आउटर वाला भाग जो रहता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से जो जो समानताएं हमारे सामने आती गई वो हमारे एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो गई और वो हमें आज पढ़नी पड़ रही हैं। इसके आगे अभी तो जैसा कि आपने देखा प्राकृतिक स्रोत के अकॉर्डिंग दो विचारधाराएं निकल के आती हैं, जिसमें क्या कहा गया कि पृथ्वी की संरचना और यानी कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन यानी कि समान है। इस विचारधारा में बोला गया है कि पृथ्वी की संरचना और उसका जो संगठन है वो किन किन से मिलकर बनी है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर एकदम समान है। और इसमें क्या होगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका घनत्व भी बढ़ेगा। लेकिन अगर दूसरी विचारधारा में कोई और आ गए होंगे वैज्ञानिक, यानी कि उनके द्वारा देखा गया, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी की संरचना और संगठन दोनों ही समान नहीं है, लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर यानी कि गहराई में जाते हैं तो यहाँ पे भी दाब बढ़ेगा और यहाँ पे भी घनत्व बढ़ेगा। तो इन दोनों विचारधारा यानी कि प्राकृतिक जो अप्राकृतिक स्रोत है उसके आधार पर क्या निकल के आता है, इसमें ये निकल के आता है कि संगठन और संरचना तो समान नहीं है, लेकिन क्या दाब और घनत्व ये दोनों बढ़ते हैं, यानी कि गहराई में जैसे जाएंगे तो दाब और घनत्व बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से ये निकलेगा कि पृथ्वी के अंदर यानी कि गहराई में जाने पर क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर यानी कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा तो उसका क्या, घनत्व भी बढ़ेगा। तो ये पहली विचारधारा यानी कि आपने जो अप्राकृतिक स्रोत है उसके अकॉर्डिंग देखा। अब इसके आगे अपन देखते हैं प्राकृतिक स्रोत यानी कि ज्वालामुखी और भूकंप से किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। स्रोत में जैसा कि अपन देखते हैं प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ज्वालामुखी यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में जब मैग्मा यानी कि वो पृथ्वी के अंदर मैग्मा काफ़ी अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो ये अंदर से क्या होता है, प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने पर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर का जो डेंसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, फैलने की कोशिश करता है। अचानक से प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है, ये ज्वालामुखी के रूप में फटता है और ये क्या होता है, बाहर क्या क्या निकलते हैं, तो कंकड़ पत्थर ये ठोस रूप में निकलता है। मैग्मा यानी कि ये सबसे नीचे होता है, तो ये क्या होता है, जब ये लिक्विड फॉर्म में ऊपर पहुंचता है तो ये लिक्विड के रूप में होता है, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो ये क्या होता है, लावा यानी तरल फॉर्म में निकला है। तो इससे समझ में आता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था भी है और ठोस अवस्था भी है। तो एक तो ये हो गया कि पृथ्वी के अंदर अगर देखा जाए तो आंतरिक रूप से अगर देखें पृथ्वी के अंदर तो लिक्विड फॉर्म भी है और सॉलिड फॉर्म भी है, तो ज्वालामुखी से भी इसका पता चलता है। दूसरा अगर देखी जाए भूकंप मतलब भूकंप में भी क्या होता है, 3 प्रकार की तरंगें आती है ना। भूकंप किस प्रकार से होता है, पृथ्वी का सबसे अंदर का पॉइंट जहाँ से भूकंपीय क्रियाएं उठना शुरू होती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये हो गया भूकंप। फोकस क्या होता है, भूकंप का मूलभूत केंद्र होता है जहाँ से भूकंप बनना यानी कि जहाँ से क्या होता है, तरंगें बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए जहाँ पर भूकंप महसूस होता है उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ तरंगें पहले पहुँचती हैं, ठीक है। इस तरीके से भूकंप में देखते हैं, यानी कि ये हो गया एस तरंग, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो इस प्रकार से अगर देखे जाए तो एल यानी कि पी प्रकार की तरंग जो होती है उसे प्राथमिक तरंग बोलते हैं, एस सेकेंडरी और एल होती है अपनी लॉग वेव्स। अगर देखा जाए तो इनको पूरा डिटेल में देखते हैं, किसका कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, कौन सी तरंग कहाँ पर पहले पहुँचती है, कौन सी तरंग ठोस में से निकलती है। ये तो जैसा कि अपन भूकंप के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपने देखा होगा भूकंप को अगर सिंपल वे में समझा जाए तो भूकंप मतलब जब अपन बाल्टी में पानी भरा होता है और अगर अपनी ठोकर अचानक से अपना पैर गल जाता है तो बाल्टी का जो पानी होता है ना वो क्या होता है, हिलने लगता है। तो इस तरीके से अगर समझ सकते हैं कि पानी जो बाल्टी का पानी हिल रहा है ना वही एक प्रकार का भूकंप है, यानी कि पानी के अंदर आया हुआ
वो एक प्रकार का भूकंप भी होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, तो पी तरंग सबसे पहले उत्पन्न होती है, उसके बाद एस तरंग होती है, और उसके जस्ट बाद अगर देखा जाए और अगर कस के झटका लगाएं बाल्टी में या और हिलाने की कोशिश करें, तो जब पानी बाहर निकल जाए ना, यानी कि बाल्टी से पानी बाहर निकलने लगे, तो वो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग यानी कि उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं एल वेव्स यानी कि लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं यहाँ पर, तो अपन ये भूकंप का ही पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी से अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी का जो इनर पार्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, उसके बारे में भी कई जानकारी मिलती है। तो ये भूकंप का चैप्टर आपका यही क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इसमें पी यानी कि प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो एक इसके समान होती है, ये ध्वनि तरंग के समान होती है, जो साउंड वेव्स होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये होती है। अगर अनुदर ये और किस प्रकार का अगर देखा जाए प्रवृत्ति देखी जाए तो ये अनुदर तरंग होती है। अनुदर तरंग मतलब वो तरंग जो सीधी यानी कि लंबवत रूप से चल रही होती है। इसमें देखिए ये प्राथमिक तरंग जो होती है ना, एक थोड़ी चलती है, उसके बाद दूसरी तरंग होती है, उसके बाद उसको धक्का मार के फिर आगे बढ़ती है, फिर धक्का मार के फिर आगे बढ़ती है, यानी कि ऐसे चली फिर पीछे आई फिर बढ़ी फिर पीछे चली फिर आगे आई, इस तरीके से ये चलती है। इसकी स्पीड देखिए तो 8 से 9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और ये सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न होती है। ठीक है, देखा जाए तो ये तीनों माध्यमों से चल सकती है, तरल, ठोस और गैस, तीनों माध्यम में ये चल सकती है। इसके बाद एस तरंग यानी कि इसको सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी वेव्स मतलब ये हो गया, यानी कि द्वितीयक तरंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ये पी जैसे तरंग उत्पन्न हुई, उसी के जस्ट बाद उठने वाली तरंग कौन सी होती है, एस तरंग होती है। ये किस प्रकार की प्रवृत्ति रखती है, तो अनुप्रस्थ तरंग रखती है। अनुप्रस्थ मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे पहुंचना, यानी कि ये लाइट वेव्स, जैसे सनलाइट आपने देखा होगा ना, सूरज की रोशनी किस तरीके से आती है पृथ्वी पर, इस तरीके से आती है, तो वही है इस तरीके से। ये 90 डिग्री यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लहराते हुए चलती है, ये हो गया आपका अनुप्रस्थ तरंग। और अगर देखा जाए तो ये केवल और केवल ठोस में ही प्रवेश कर पाती है। ठीक है, प्रवेश कर रही है। इसके बाद इसकी स्पीड देखते हैं तो 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद देखें तो एल तरंग यानी कि इसे रैले के द्वारा रैले तरंग के नाम से भी जानते हैं और लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो पी और एस के जस्ट बाद उत्पन्न होने वाली तरंग, इन दोनों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली तरंग को कहते हैं एल तरंग, जो क्या होती है, धरातलीय यानी कि भूमि का जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, उस पर उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अत्यंत विनाशकारी होती है, क्योंकि जब ये पृथ्वी की सतह पर, जैसे पानी की बाल्टी में पानी था, धीरे से चोट लगी तो उसके अंदर पानी हिलने लगा, लेकिन जब और कस के चोट लगाएंगे तो पानी जब बाहर निकलने लगेगा तो वो क्या होगा, पानी आसपास की जगह क्या गीली हो जाएगी। तो वो उसी प्रकार से ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, तो एल वेव्स होती है। और अगर पूछा जाए तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंग यानी कि उसके सरफेस पर उत्पन्न होने वाली तरंग कौन सी होती है, तो एल वेव्स होती है। देखा जाए तो इसकी गति सबसे कम होती है 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर देखा जाए सबसे लंबा मार्ग ना यही तय करती है, क्योंकि इसे पूरी पृथ्वी है, उसके सरफेस पे क्या होना होता है, रोटेट होना होता है। तो सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली तरंग कौन सी, एल वेव्स होती है। ठोस, तरल, ये केस में प्रवेश कर सकती है, ठोस और तरल में प्रवेश कर सकती है। आइए इधर देखते हैं स्ट्रक्चर। ये बना हुआ है आपका पृथ्वी एक टाइप की बनी हुई है। पृथ्वी अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी है पूरा, इसका अपन देखें तो ये आउटर यानी कि सरफेस वाला पॉइंट हो गया, ये मेंटल टाइप का मेंटल हो गया, और ये पूरा अंदर बना हुआ है आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, आपको पता है आउटर कोर जो रहता है ना, वो तरल फॉर्म में रहता है, और अगर और पृथ्वी के अंदर यानी कि इनर कोर में प्रवेश करेंगे तो वो किस तरीके का रहेगा, आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये पृथ्वी पर ये तरंगें उत्पन्न हो रही है। ब्लैक वाली तरंग जो दिखाई है, ब्लैक डॉटेड करके दिखाया है, ये पी तरंग को बताया गया है, और ब्लू कलर से दिखाया गया है वो एस तरंग को बताया गया है। पी वाली तरंग आपको दिख रही होगी, ये जो है देखो पृथ्वी का ये तरल यानी कि तरल फॉर्म में आउटर कोर है, तो ये किसमें प्रवेश कर रही है, इसका सॉलिड फॉर्म यानी कि इनर कोर में भी प्रवेश कर जाती है। तो पृथ्वी के बिल्कुल इनर पॉइंट तक इनर कोर तक प्रवेश करने वाली तरंग कौन सी है, तो पी तरंग है, और ये तरंग इस तरीके से निकलती है। इसका इधर कोई शैडो जोन बनता है, पी तरंग का शैडो जोन, और एस तरंग भी अपना शैडो जोन बनाती है। पी तरंग का शैडो जोन अगर बात करें तो कितना बनाती है, 105 से 140 डिग्री
तक ये अपना शैडो जोन बनाती है। और अगर एस का बात करें तो एस का शैडो जोन कितना होता है, 40 से 145 डिग्री तक होता है। तो ये अभी अपना इधर से देखते हैं कि इसमें देखा जाए, और ये पृथ्वी के सरफेस पर आपको दिखाई दे रही है, तो इसको सबसे लंबा यानी कि एल तरंग है, उसको क्या है सबसे लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। और जब ये पृथ्वी पर उत्पन्न होती है तो ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग होती है। तो सीस्मोलॉजी के माध्यम से भी पता चलता है, यानी कि जो भूकंप विज्ञान है उसके माध्यम से ही पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो तरल और ठोस दोनों फॉर्म में है। तो इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस तरीके से है, तरल और ठोस अवस्था में है। तो इसके आगे अपन कल कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे सियाल, सीमा, इस तरीके से पूरा डिटेल में विद मैप के साथ देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।